Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 6 of chapter Equilibrium class 11th. In this lecture we will discuss about derivation of equilibrium constant Kc or law of mass action. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि Kc कैसे डेराइव करते हैं, सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इस लॉ ऑफ मास एक्शन का Kc निकालने में क्या योगदान है, इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे आज ही। नंबर 1 सिंपल सी डेफिनेशन, उसके बाद Kc की डेरिवेशन और उसके बाद आपको किसी रियल रिएक्शन द्वारा हम Kc कैसे निकालेंगे आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी सिखाएंगे। तो तीनों पार्ट्स को आप कम समय में सिंपल तरीके से इसे नोट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगी। वो देखिएगा, मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखता हूं यहां पर। M1 A प्लस M2 B gives N1 C plus N2 D। मैंने एक रिएक्शन हाइपोथेटिकल यानी मान ली गई है A प्लस बी गिव्स C प्लस D। इसमें जो M1, M2, N1 और N2 लिखा हुआ है ये इसके बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स है। सिंपल सी बात, जैसे हम कोई रिएक्शन के द्वारा भी, इस रिएक्शन को मैं रियल रिएक्शन के रूप में भी आपको थोड़ा बताऊंगा लास्ट में, लेकिन हमें हाइपोथेटिकली ही सीखना है, इससे हमें Kc निकालना आपको बताएंगे। तो ये हमारी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। किसी रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन हमें लगाना है तो इसके लिए जो साइंटिस्ट रिकमेंड है वो है गुल्डबर्ग एंड बागे। आप कॉपी में नोट करते जाइए हर चीज को, गुल्डबर्ग एंड बागे, ये इसके साइंटिस्ट का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रमोट करने वाले। अब इसको क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे, तो आप इस रिएक्शन से समझिए A प्लस बी गिव्स C प्लस D से। It states that the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of chemical substances। इसमें हम इसे कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने लिखा इसको RF, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। मान लीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये है इसका एक्टिव मास A, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन को काय के रूप में लिखते हैं एक्टिव मास के फॉर्म में A, और इस पर जो मोल्स दिए हैं ये पावर में चले जाएंगे यहाँ पर M1 इंटू को क्या बोला था मैंने, प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा B, एक्टिव मास ऑफ B या कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर M2। तो यहां भी आप लॉ ऑफ मास एक्शन को बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम की स्टेट में, वैसे ही हम फॉरवर्ड रिएक्शन को भी लिखते हैं। तो यहां पर जो एरो आप डबल लगा दीजिए इस पर, इस टाइप का, यहां से इसको ऐसे फिनिश कर दो और इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, समझ में आ गई। तो इसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरीके से। देखिए
रेट ऑफ बैक, RB लिख देंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अब इन दोनों का जो मोल्स दिए गए हैं ये यहां पर पावर में लिख देते हैं N1 और यहां पर लिख देंगे N2। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी लॉ ऑफ मास एक्शन से हम Kc फाइंड करेंगे बड़े सिंपल तरीके से। कंप्लीट डेरिवेशन को समझना है और फाइनली हम इस पर जब न्यूमेरिकल आते हैं जी और नीट एग्जाम में, वो सब हम फाइनल जो Kc का फॉर्मूला बनाएंगे उससे हम निकाल पाएंगे। तो देखिए ये हो गई हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अब यहां पर ये समझिए आप पहले, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, हमें यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो वर्ड है इसे हटा देना है, तो इसे इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसे हम मान लेते हैं Kf इंटू वही सेम आ जाएगा A टू दी पावर m इंटू एक्टिव मास ऑफ B या कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर m2। ये हो गया। उसके बाद ऐसी सेम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kb आ जाएगा इंटू C टू दी पावर n1 इंटू D टू दी पावर n2। ये हमने इसी रिएक्शन को इस रूप में लिख लिया। अब यहां पर आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये आप जानते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए Kf इंटू A टू दी पावर m1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर m2 इज इक्वल टू Kb इंटू एक्टिव मास ऑफ C टू दी पावर n1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D टू दी पावर n2, ऐसे लिखा जाता है। देखो Rf इजिकल टू RB, मैंने Rf और RB की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। ऐसे आप बड़े आसानी से किसी भी इक्वेशन के लिए बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यू हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये Kf और Kb को हम ऐसे लिख सकते हैं, Kf अपॉन Kb इज इक्वल टू, जब Kf यहाँ पर हमें Kf और Kb निकालना तो ये नीचे चला जाएगा और प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C टू दी पावर n1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D टू दी पावर n2 अपॉन नीचे रिएक्टेंट आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर m1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर m2। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, Kf अपॉन Kb इजिकल टू, ये आपने देखा कोई ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच भी नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। अब हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यू है Kf अपॉन Kb, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू में बदल देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो जो कि Kf अपॉन Kb, इसको मान लेते हैं अपन K यानी Kc, कंसंट्रेशन के फॉर्म में Kc लिख देते हैं। तो Kf अपॉन Kb इजिकल टू होता है Kc। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kc इजिकल टू एक्टिव मास ऑफ C टू दी पावर m1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D टू दी पावर m2, नीचे आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर n1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर n2। मैं एक्टिव मास वर्ड जो यूज कर रहा हूँ वो एक्टिव मास माने कंसंट्रेशन होता है, जिसे ब्रैकेट में यूज किया जाता है। तो ये हमारा Kc का डेरिवेशन आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन से, जो गुल्डबर्ग एंड बागे ने दिया था। अब आपको क्या करना है,
ये यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारी हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी, इसमें ये प्रोडक्ट है नहीं, और ये इधर यहाँ पर जो लिखे हैं वो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है और रिएक्टेंट नीचे आ रहा है, तो इजिकल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इजिकल टू प्रोडक्ट को ब्रैकेट में लिखिए ऐसे, एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से। और यहाँ पर प्रोडक्ट की जो पावर होगी वो वहाँ पर पावर लिख दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पावर है तो m1 + m2 और n1 + n2, इसको बाद में बताएंगे आपको जब Kp और Kc का रिलेशन बताएंगे। केवल आपको ये दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट नीचे आएगा। अब हम इस रिएक्शन को Kc बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर इसके 2 फॉर्म हैं, एक तो हम Kp के फॉर्म में लिख सकते हैं, Kc के फॉर्म में आपने सीख लिया, यानी ये कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। लेकिन पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में अगर हमें लिखना है इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो आप Kp लिखा जाएगा। और Kp क्या हो जाएगा, देखिए Kp = हो जाएगा, अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है जिसे एक्टिव मास के फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखा जाएगा, उसे लिखेंगे हम P, तो इसे लिखेंगे P और यहाँ पर सफिक्स में C, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, PC, देख लो यहाँ पर PC टू दी पावर m1, ये यही आएगा, इंटू PD टू दी पावर m2 अपॉन PA टू दी पावर n1 इंटू PB टू दी पावर n2। इसे हम Kp के फॉर्म में लिखेंगे और इसकी यूनिट होगी जो होती है ATM। इसकी यूनिट क्या होती है, ATM, पार्शियल प्रेशर की। और यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो यहाँ पर Kc या Kp को हम दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की जितनी रिएक्शंस होती हैं हमें इस रूप में लिखा जा सकता है। अब आपके मन में आएगा कि इतने बड़े डेरिवेशन को करने के बाद हम पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा 5 से 7 मिनट 10 मिनट तो इसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो नहीं, आपको डायरेक्ट हमें इस रिएक्शन को याद करना है। Kc = C टू दी पावर m1 इंटू D टू दी पावर m2 अपॉन A टू दी पावर n1 इंटू B टू दी पावर n2, यानी एक्टिव मास के फॉर्म में। इस ब्रैकेट की बहुत वैल्यू एक्टिव मास के रूप में याद करना है आपको। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उस एग्जाम्पल को इस रिएक्शन के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए रियल एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। ये रिएक्शन दी है, मान लीजिए आपको N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ऐसी रिएक्शन है। और इसका मुझे Kp के लिए फॉर्मूला या Kc के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल आपको याद रखना है। देखिए ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, दोनों ये रिएक्टेंट है। अब इसको आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। और प्रोडक्ट पे जो भी ये यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है, यानी बैलेंसी के फॉर्म में जो भी चीज़ दी गई है, इसे पावर के रूप में लिखते हैं। 2, 3 और 1 को कैसे लिखेंगे जरा देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो Kc = NH3 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर कोई पावर नहीं है, देखिए 1 मोल है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H2। H2 की पावर कहाँ है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देगी। तो ये हमारा Kc का फॉर्मूला बन गया। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से कंसंट्रेशन दिया हुआ होगा, उससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इससे भी नहीं सीख पाए तो मैं एक एग्जाम्पल अभी और बताता हूँ, उससे भी आप सीख पाएंगे। जैसे ये Kc निकाला, अगर Kp निकालते तो इसको कैसे लिखते, देखो जरा, Kp = अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा बल्कि पार्शियल प्रेशर लिखेंगे यहाँ पर P, और NH3 को साइड में लिखेंगे यहाँ पर PNH3 ब्रैकेट में आएगा और ऊपर पावर हो जाएगा 2। नीचे क्या आएगा, नाइट्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे P नाइट्रोजन ब्रैकेट
पावर में कुछ भी नहीं इनटू P हाइड्रोजन, ब्रैकेट में पावर जो दिए यहां लिख देंगे। देखिए ये Kp निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी Kc की, मोल पर लीटर। Kp की क्या होगी ATM, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। और अलग अलग यूनिट निकालना मैं बताऊंगा, सभी के लिए अलग अलग है। केवल पर्टिकुलर ये कंसंट्रेशन की यूनिट है केवल Kp निकालने के और Kc निकालने के लिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल और सिखाता हूं, अगर इस एग्जांपल से भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो देखिए दूसरे एग्जांपल से समझिए कैसे हम Kc लिख सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, देखिए एक एग्जांपल है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। तीनों को गैस फॉर्म में मैंने लिखा है। अब आपको Kc का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखो Kc इज इक्वल टू HI ऊपर आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है ये, तो यहां लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ HI की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2, इस पे कोई पावर नहीं है, इनटू एक्टिव मास ऑफ I2 की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है। तो जो पावर नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं लिखते, पावर है तो उसे कंसंट्रेशन को पावर के रूप में लिखेंगे। यानी कंसंट्रेशन की रिएक्शन में जो बैलेंसिंग के लिए जो मोल्स लिखे जाते हैं उन मोल्स को हम पावर के रूप में लिख देते हैं और रिएक्शन हमारी बन जाती है। आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसका मुझे Kp बनाना है तो देखिए Kp का फॉर्मूला बन जाएगा Kp इज इक्वल टू, अब यहां पर P लिखा जाएगा एक्टिव मास की जगह, P HI की पावर 2 अपॉन P H2 इंटू P I2। देखिए ये फॉर्मूला Kp का बन गया। एक एग्जांपल मैं और सिखा देता हूं, फिर आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। ये एग्जांपल ज्यादातर पेपर में आते हैं, आप इन्हीं को लिख करके आइए। एग्जांपल नंबर 3 समझ लीजिए। देखिए PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। देखिए ये ऐसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड है, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए Kp का फॉर्मूला बन जाएगा, Kc का फॉर्मूला बनाना बता देता हूं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट में आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। देखिए इसमें कोई मोल नहीं है तो मैंने कोई मोल नहीं लिखे और डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं। और ऐसे ही सेम अगर आपको Kp बनाना है तो बस आपको P करके लिख देना है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा कंप्लीट लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी पर हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन आती है तो इसके साथ में वो कुछ भी जोड़ सकता है, M1 M2 N1 N2 XYZ जो भी जोड़ना चाहे। रिएक्शन को भी किसी भी रूप में लिखा जा सकता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज क्या है? मेन चीज है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या केमिकल सब्सटेंसेस या केवल ओनली रिएक्टेंट, और सेम प्रोडक्ट के लिए। और इस तरीके से हम रिएक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तैयार कर लीजिए बच्चों। आगे मैं आपको अगले लेक्चर में रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc जो दोनों आपको बताए गए हैं, इनमें रिलेशन बताऊंगा कि नया फॉर्मूला कैसे बनेगा और उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी दोनों सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको अलग सीरीज है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में नीट और JEE के पिछले सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं क्रम से पढ़ा रहा हूं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।